हेलो साथियों, मैं अनुपम बिसु वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे चल रहा था एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स या फिर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन सीरीज। उसी कड़ी में हमने कुछ वीडियोस देख लिए थे सिंप्लेक्स मेथड के। उसी सिंप्लेक्स मेथड को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं उसके बाकी के क्वेश्चन देखते हुए। देखो, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई आधारी सुसंगत हल दे रखा हो। आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट कहा जाता है। अपभ्रष्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए हैं। इसके जैसा क्वेश्चन हमारे काफी बार आ चुका है। कम से कम एक आधारी चर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अपभ्रष्ट तभी कहलाएगा जब कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। देखो, एक कंडीशन तो यह है कि कम से कम एक आधारी चर शून्य हो। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अपभ्रष्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए किन चरों को प्रविष्ट कराया जाता है। देखो, कोई भी अपने को एलपीपी दी हुई रहती है, उसको सिंप्लेक्स मेथड से अपन सोल्व करते हैं, तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एक मानक रूप में अपन उसको परिवर्तित करते हैं। तो मानक रूप में परिवर्तित करने के लिए कौन से चर हैं जिनको प्रविष्ट करवाया जाता है? न्यूनतम पूरक चर, आदि के पूरक चर, दोनों प्रविष्ट करवाए जाते हैं। स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल दोनों प्रविष्ट करवाए जाते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, न्यूनतम पूरक तथा आदि के पूरक चर दोनों। एंड या और लगा हुआ है, दोनों भी हो सकते हैं या फिर कोई एक भी करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या की निम्न में से कौन सी मुख्य आवश्यकता नहीं है? मुख्य आवश्यकता कौन सी नहीं है? कोई भी एलपीपी दी हुई हो, उसमें से मुख्य आवश्यकता कौन सी नहीं है? ऋणात्मक चर होने चाहिए, बिल्कुल है। हम कोई भी एलपीपी लिखते हैं उसमें हमेशा ये लिखते हैं x1 x2 x3 जितने भी चर दे रखे हैं सारे हमेशा क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो ये तो क्या हो गई? इसकी मुख्य आवश्यकता हो गई। उसके अलावा फर्म का उद्देश्य विद्यमान होना चाहिए। बिना उद्देश्य को एलपीपी सोल्व, बिना उद्देश्य के कोई एलपीपी कैसे सोल्व करेंगे अपन? तो एलपीपी के अंदर उद्देश्य फलन अवश्य विद्यमान होना चाहिए। तो ये भी क्या हो गई? इसकी मुख्य आवश्यकता हो गई। उसके अलावा दी हुई है समस्या अधिकतम वाली होनी चाहिए। देखो, ये जरूरी नहीं है। हमने पीछे कई क्वेश्चन देखे हैं जिनमें समस्या अधिकतम की बजाय क्या होती है? न्यूनतम वाली होती है। मैक्सिमाइजेशन की बजाय क्या होती है? मिनिमाइजेशन वाली समस्याएं भी आती हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। मुख्य आवश्यकता नहीं है यानी अधिकतम होने की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम भी हो सकती है। संसाधन क्या होने चाहिए? सीमित होने चाहिए। देखो, संसाधन सीमित होने का मतलब है हमें जो कंस्टेंट दिए हुए होते हैं वो सीमित होने चाहिए, उनकी कुछ बाउंडेशन होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे? उस एलपीपी को सोल्व कर पाएंगे, वरना उस एलपीपी को सोल्व हम नहीं कर पाते। तो ये तीन तो क्या हो गई? मुख्य आवश्यकता है। और समस्या अधिकतम की होनी चाहिए, द प्रॉब्लम मस्ट बी ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, दी गई समीकरणों के लिए x3 को अनाधारी चर लेते हुए आधारी हल। x3 को अनाधारी ले लिया मतलब x3 का मान क्या लेंगे? 0। देखो, सब में x3 का मान क्या दिया हुआ है? 0। बाकी दो के मान निकालने, तो x3 को 0 ले लेंगे तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? x3 अगर 0 है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? x1 प्लस 4 x2 इक्वल टू 3, और दूसरी क्या हो जाएगी? 5x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4। दो इक्वेशन मिल गई, इनको सोल्व करके x1 और x2 के मान निकालने हैं। या तो इनको सोल्व करके मान निकाल लो या फिर क्या करो, यहां से उठा के मान इनमें पुट करके सोल्व कर लो। इससे अच्छा अपन यहाँ चेक ही कर लेते हैं। नीचे वाले इक्वेशन को 2 से गुणा करवा दें तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना? 8। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। ये कितना बच जाएगा? -9x1 इक्वल टू माइनस का 5। x1 इक्वल टू कितना आ गया? 5/9। x1 का मान 5/9 किस में आ रहा है? ये रहा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चाहे तो यहाँ से x2 का मान भी निकाल के देख सकते हैं। x1 का मान 5/9 इसमें रखें तो 5/9 प्लस 4x2 इक्वल टू 3। तो 4x2 इक्वल टू क्या हो गया? 3 माइनस 5/9। x2 इक्वल टू क्या आ गया? 27 में से 5 गया 22/9। 4 हुए क्या हो जाएगा? 11, और बचा 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11/18। ये आ रहा आंसर, 11/18। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सोल्व करेंगे। जो अनाधारित चर दिया हुआ है उसको तो क्या ले लेंगे, 0, बाकी सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को। देखो इसमें ये है कि जितनी हमें क्या दी हुई होती है, जितने हमें कंस्टेंट दे रखे होते हैं, जितनी इक्वेशन हमें दी हुई होती हैं और जितने हमें चर दे रखे होते हैं, उन दोनों को घटाते हैं। जैसे इसमें 3 चर दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई है 2, कितना आ गया 1। तो एक चर को क्या लेते हैं, 0, एक चर को क्या बना लेते हैं, अनाधारी, उसके बाद सोल्व करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये इसके क्या कहलाते हैं, आधारी सुसंगत हल कहलाते हैं। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। देखो ये एक रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या दी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। इसको क्या दिया हुआ है, एलपीपी की फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन हम पीछे 2 बार कर चुके हैं। यही क्वेश्चन पीछे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 संस्कृत एजुकेशन में आया हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 स्पेशल एजुकेशन में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है, हमने वहां सोल्व किया था। अंतर क्या है, यहाँ पे देखो किस फॉर्म में दिया हुआ है, मिनिमम, तो सिंपलेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम में। तो जैसे ही इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, मैक्स जेड इक्वल टू -x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3। इसमें हो गया। कंस्टेंट है उनको क्या करते हैं देखो कंस्टेंट को भी क्या कर, ये देखो ऐसे कैसे दिए हुए हैं, 3 -1 और 2, 3 -1, ये देखो 7 12 और 10, 7 12 और 10 ये दे रखे एग्जैक्ट। ऐसे कैसे, -1 3 और -2, -1 3 और -2, ऐसे कैसे दे रखे हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे किस रूप में दिया हुआ है, सिंप्लेक्स टेबल के रूप में दे दिया। तो इसका क्या पूछा है, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी में मुख्य अवयव कौन सा होगा। वहां हमने देखा था, देखो वहां इसका आंसर था, ये सही था, ये सही था, केवल ये की एलिमेंट जो था ये कितना आ रहा था, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य अवयव पूछा हुआ है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका की एलिमेंट 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो इसका सॉल्यूशन पीछे करवाया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं या फिर यहां भी देख लेंगे। जो इंटरिंग वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, मोस्ट नेगेटिव वाला, तो इंटरिंग वेक्टर हो गया A2। उसके अलावा आउटगोइंग कौन सा होता है, जिसका मिनिमम रेशियो कम हो, तो 3 कम होता है तो ये आउटगोइंग हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या होता है, की एलिमेंट होता है। तो की एलिमेंट कितना आ जाएगा, 4। की एलिमेंट कितना होगा, 4। तो यही हमें दिया हुआ था, यही हमें पूछा हुआ था। देखो सेम टू सेम है, -4 3 8 -2 4 0 यही दे रखे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की ओर। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में आधारी सुसंगत हल अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल कहलाता है। देखो फिर से आ गया अपभ्रष्ट पर आधारित क्वेश्चन। 2020 में टेक्निकल एजुकेशन की एग्जाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें पूछा हुआ है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो दूसरी कंडीशन होती है वो भी दी हुई है, कम से कम एक आधारी चर का मान 0 हो। ये हमने पढ़ा था, कम से कम एक आधारी चर का मान 0 होना चाहिए। लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन और दी हुई है, किसी आधारी चर का मान 0 न हो। 0 इसमें तो क्या एक कंडीशन, तो कम से कम एक का मान 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आधारी चर का मान तो 0 ना हो, लेकिन न्यूनतम अनुपात अद्वितीय ना हो। न्यूनतम अनुपात का मतलब है मिनिमम रेशियो क्या रहे, दो किन्हीं भी दो संख्याओं के लिए मिनिमम रेशियो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। जैसे ये सिंप्लेक्स टेबल दे रखी थी, इसमें इसके लिए 3 आ रहा है, इसके लिए भी कितना आ जाता है 3, तो अद्वितीय नहीं रहा, 2 के लिए सेम आ गया, तो क्या आ जाती है, अपभ्रष्टता उत्पन्न हो जाती है। मिनिमम रेशियो जो है अगर वो टाई हो जाता है, 2 सेम मिनिमम रेशियो आ जाते हैं या 3 आ जाते हैं, तो वहां क्या हो जाती है, अपभ्रष्टता उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम अनुपात अद्वितीय नहीं हो तब भी क्या होगा, अपभ्रष्टता आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3, दोनों फर्स्ट तथा सेकंड एग्जिस्ट। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी कंडीशन हो तो क्या आ जाएगी, अपभ्रष्टता आ जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या दे रखी है, इसका सॉल्यूशन पूछा हुआ है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मैक्स 2x माइनस 3y, कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या ऐसा संभव है, x प्लस वाई 1 से छोटा भी हो और x प्लस वाई 2 से बड़ा भी हो, ऐसा संभव नहीं होता। x प्लस वाई जो दिए हुए हैं वो 1 से छोटे भी हों और 2 से बड़े भी हों, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका कोई भी सुसंगत हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी, टाइम बचाना था, सीधा क्या देखना था, x प्लस वाई है जो किससे दे रखा है, 1 से कम, x प्लस वाई ही क्या दे रखा है, 2 से बड़ा। x प्लस वाई 1 से छोटा भी हो और 2 से बड़ा भी हो, ऐसा एक साथ संभव नहीं है, तो कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी रेखिक प्रोग्रामन समस्या के अधिकतमीकरण के लिए, मैक्सिमाइजेशन के लिए, उद्देश्य फलन में अगर कृत्रिम चर जोड़ा जाता है तो उसका गुणांक कितना लिया जाता है। देखो सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एक कृत्रिम चर जोड़ते हैं, किसके लिए, हम कृत्रिम चर हमेशा जोड़ा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, तत्समक जो आव्यूह है वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कृत्रिम चर जोड़ते हैं।
अब कृत्रिम चर या फिर सरप्लस या स्लैक आदि के पूरक या न्यूनता पूरक चर जब जोड़े जाते हैं तो उनको उद्देश्य फलन में लिखा जाता है। तो आदि के पूरक चर का गुणांक जो है न्यूनता पूरक चर है उसका गुणांक हमेशा कितना लिया जाता है, 0। केवल और केवल कृत्रिम चर ऐसा है जिसका गुणांक कितना लिया जाता है, -m। इसका आंसर आ जाएगा -m। तो देखो उद्देश्य फलन जो दिया हुआ रहता है, उद्देश्य फलन में जो आदि के पूरक चर इसका गुणांक भी कितना लिया जाता है, 0। न्यूनता पूरक चर, न्यूनता पूरक चर जो है इसका गुणांक भी क्या लिया जाता है, 0। केवल और केवल कृत्रिम चर जो है उसका गुणांक कितना लिया जाता है, कृत्रिम चर का गुणांक कितना लिया जाता है, माइनस के अंदर m, और जहां m क्या होता है, वेरी 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 ग्रेटर देन 0, बहुत बड़ी संख्या होती मानी जाती है m, उसको भी नेगेटिव में लिया जाता है, -m। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन -m। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है n चरों में m प्रतिबंधों, n चर दिए हैं, m प्रतिबंधी है, जहां m लेस देन इक्वल टू n है, उस LPP के आधारी सुसंगत हलों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखो अधिकतम संख्या मैंने बताया था, n चर हैं, m प्रतिबंध है, n तो क्या है चर और m क्या है प्रतिबंध। तो देखो चरों की संख्या अगर प्रतिबंधों की संख्या से ज्यादा हो, चरों की संख्या प्रतिबंधों की संख्या से ज्यादा हो, यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, ऐसा हो तो क्या करते हैं, जितने ज्यादा चर हैं उनको क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं, उनको अनाधारी चर बना देते हैं, बाकी के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो आधारी सुसंगत हलों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, वो होती है NCM, NCM, यानी कि n में से m चूज करते जाते हैं और उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते जाते हैं। तो n में से m चर चूज करते हैं और उनका क्या है, जैसे अपन करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, n में से m चर चूज भी करते हैं और फिर क्या करते हैं, चूज करने की तो क्या हो जाती है npm और इंटू फैक्टोरियल m और कर देते हैं तो क्या हो जाता है ncm, इसी के बराबर होता है। तो ये क्या आ जाता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ncm। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। LPP रेखिक प्रोग्रामन समस्या जिसके 2 चर हैं, उसके 2 हल दिए हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। एक हल दिया हुआ है 0,5/2 और एक दिया हुआ 3,1, तो निम्न में से इसका एक हल होगा। देखो कोई भी LPP है उसके अगर 2 हल हमें मिल रहे हैं तो उन दोनों हलों को मिलाने वाली रेखा पर हमें कोई भी बिंदु हो वो उसका हल देता है। देखो ये एक स्टेटमेंट होता है, यदि किसी LPP में 2 बिंदु इष्टतम हल देते हैं तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु, रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु भी इष्टतम हल देगा, भी इष्टतम हल देता है। तो अगर ये 2 बिंदु हल दे रहे हैं तो इनको मिलाने वाली रेखा है उसके ऊपर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या देगा, हल देगा। तो यही पूछा है इनमें से कौन सा एक हल होगा, तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा हम निकालेंगे, उस पर स्थित बिंदु यहां से निकाल लेंगे। तो देखो 2 बिंदु कौन से दिए हुए हैं, 0,5/2 और 3, 2 बिंदु दिए हैं। 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, जैसे 2 बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, ये 2 बिंदु हैं, तो रेखा कौन सी होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1।
ये रेखा होती है। तो यहाँ दो बिंदु दे रखे हैं, यही रेखा का समीकरण लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1, y1 का मान ये मान लो चाहे ये मान लो, जैसे ये मान लिया 5/2 बराबर y2 माइनस y1, y2 कितना हो गया 1 माइनस 5/2 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 0, x माइनस x1, x1 का मान कितना है 0, तो ये कितना आ जाएगा y माइनस 5/2 इक्वल टू, ये कितना बचा, एक में से 5/2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस 3/2 अपॉन 3x, ये बच गया। देखो इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये लाइन कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी y माइनस 5/2 इक्वल टू माइनस 1/2x, इसको 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 5 इक्वल टू माइनस x को इस तरफ ले आए तो क्या हो गया x प्लस 2y बराबर 5, ये लाइन आ गई। अब इन चारों बिंदुओं में से जो भी इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 3/2 और 5/2 इसमें रखें तो क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 2 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 3/2, 5 नहीं आ रहा है, 5 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हुआ। 0,1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 गुणा 1, ये भी 5 के बराबर नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है। तीसरा रखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2 इंटू 7/4 कितना आएगा 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 7/2, 7 प्लस 3 10/2 यानी 5, ये क्या आ गया 5 के बराबर, ये हमारा आंसर होगा, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको और चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 2 इंटू 7/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 प्लस 3/4, 7 में 3/4 जोड़ेंगे तो 7 से बड़ा ही आएगा, 5 के बराबर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो यहाँ पे एलपीपी के जो सिंप्लेक्स या फिर मैथमेटिकल जो ये ग्राफिकल जो मेथड था उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो इसके आगे जो पार्ट बचता है वो है ड्यूल प्रोग्रामिंग और गेम थ्योरी। ड्यूल प्रोग्रामिंग है जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में आया हुआ है, तो अगला वीडियो ड्यूल प्रोग्रामिंग का, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन ग्रुप गेम थ्योरी। गेम थ्योरी जो है वो केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है। तो इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में ड्यूल प्रोग्रामिंग के साथ। धन्यवाद।